हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, NTSPT 7 का आपका केमिस्ट्री का वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम लोग बस डी ही देखेंगे क्योंकि एस तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो क्रोमियम +3 अगर हम लोग देखते हैं तो क्रोमियम +3 में हम लोग 3D3 होता है ना, और अगर Fe+3 देखते हैं तो Fe+3 का आपका 3D5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग Mn+2 देखेंगे तो इसका भी 3D5 है। तो यही दोनों हमारा मैच कर रहा है, ये दोनों हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और किसी में मैच नहीं कर रहा है, मिला करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल जा रहा है कि कह रहे ये बोरेक्स को अगर हम लोग 740 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, ठीक है, और तो Na-BO2 बनता है और B2O3 बनता है। ठीक है, और B2O3 इन दोनों के मिक्सचर का ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनता है। और इसका रिएक्शन अगर हम लोग कॉपर ऑक्साइड या कॉपर के किसी भी सॉल्ट्स के साथ कराते हैं तो कॉपर मेटाबोरेट बनता है, जिसको हम लोग ब्लू कलर का हमारा बीड बनता है, जिसको हम लोग जेड जो है वो हमारा B2O3 होना चाहिए, है ना। B2O3 किसको बोला गया है? Y को, यानी कि ऑप्शन जो होगा हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टेस्ट को हम लोग बोरेक्स बीट टेस्ट बोलते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से। ठीक है, इसमें मोलर रेशियो का चक्कर नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ ये हम लोगों को पता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, या अगर जहाँ पे रेजोनेंस बनता है तो रेजोनेंस की जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं? जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में अगर हम लोग CH3COO को देखते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर जो है वो है 2। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 2। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 3। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में आपका कार्बन, है ना, कार्बोनेट आयन है, तो कार्बोनेट आयन का जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो 3 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, तो 1.33 होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो बॉन्ड लेंथ सबसे क्या हो जाएगा? ज़्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है? इन कार्बन फैमिली टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज इन ऑर्डर ऑफ, है ना। कार्बन फैमिली का मतलब होता है कार्बन फैमिली यानी कि ग्रुप 14। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, तो नीचे आने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगा? स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी अब लेड का ज़्यादा होता है। इसका रीज़न सिंपल सा होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। Pb+2 सबसे ज़्यादा होता है, फिर Sn+2, फिर उसके बाद Ge+2। ठीक है, यही तीनों शो करते हैं, ये दोनों शो नहीं करते हैं +2। ठीक है, तो +2 में सबसे ज़्यादा किसका होता है? लेड का, फिर टिन का, फिर जर्मेनियम का। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मिक्स्ड एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि दो एसिड को मिला करके उसमें से अगर हम लोग वाटर को रिमूव करते हैं, दो डिफरेंट एसिड को, है ना, सेम एसिड नहीं होना चाहिए, डिफरेंट एसिड होना चाहिए, उसमें मिला करके अगर हम लोग निकालते हैं वाटर को तो उसका एनहाइड्राइड बनता है ना। ठीक है, एसिड में से वाटर अगर हम लोग रिलीज करते हैं तो उसको हम लोग एनहाइड्रस या एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन जैसे देखिए NO2 जो है, NO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, N2O3 जो है उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, N2O5 है, इसमें हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अगर हम लोग एसिड बनाएंगे तो HNO2 तो बन जाएगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग HNO3 बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी +3 होता है, इसमें भी +5 होता है। तो +4 का ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों +4 इज द एवरेज ऑफ +3 एंड +5। ठीक है, ये इसका एवरेज होता है। तो हम लोग N2O3, ठीक है, हम लोग HNO ऐसे कह सकते हैं कि HNO2 + HNO3
को अगर हम लोग मिक्स करेंगे और उसमें से वाटर रिलीज करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा N2O4, और N2O4 आपस में डिसोसिएट हो जाएगा तो 2NO2 हो जाएगा। ये आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि N2O4 हमारा आसानी से इक्विलिब्रियम में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा दो एसिड को मिला करके मिक्स्ड एनहाइड्राइड बन रहा है। दो एसिड को मिला करके हम लोग वाटर रिलीज करते हैं। बाकी ये दोनों तो सेम एसिड है ना, सेम इसी एसिड को बना सकते हैं। तो NO2 ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप कार्बन इज, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट का रीज़न ये होता है, ठीक है। अब वैसे तो इसमें बहुत सारे रीज़न दे सकते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट में हम लोग इसको लेते हैं, है ना, इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है और इसकी अगर हम लोग डेल्टा जी वगैरह निकालते हैं, ठीक है, इसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होता है, इसका डेल्टा जी निकालते हैं तो उस हिसाब से उसकी मतलब स्टेबिलिटी क्या होती है, डेल्टा जी निगेटिव होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। डायमंड को हम लोग नहीं लेते हैं, डायमंड हार्ड भले होता है लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल स्टेट हम लोग इसको ग्रेफाइट मानते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है, पायरोलुसाइड इज यूज टू प्रिपेयर पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है। पायरोलुसाइड यानी कि MnO2 है ना, मैग्नीज का और सबसे इंपॉर्टेंट और यही होता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग कह रहे X मिलाएंगे तो MnO4 डबल माइनस बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना बेटा कि इसमें अगर हम लोग सबसे पहला स्टेप इसमें ना KMnO4 बनाने का सबसे पहला स्टेप इसमें हम लोग बेसिक मीडियम में, है ना, कोई जैसे KOH ले लेते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ O2, है ना, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो हमारा ऑप्शन तो दिया भी है ना, फ्यूज्ड विद KOH एंड एयर। अब MnO4 बन गया तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 आ गया। अब इसको हम लोग +7 में ले जाना है, MnO4 -1 +7 में, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, अभी वैसे तो इसमें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना, एनोड पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करा करके उसका हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे और ये एनोड पे ये फिनोमिना होगा तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फ्यूज्ड विद, पहला स्टेप में KOH और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ले लेंगे, दूसरा स्टेप में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा मैग्नीज का ही होता है। मैग्नीज का मैक्सिमम कितना होता है, +7। वैसे तो ऑस्मियम का भी होता है, ठीक है, और ऑस्मियम का होता है तो ऑस्मियम का तो +8 होता है, लेकिन ऑस्मियम ऑप्शन में नहीं है तो हमारा मैग्नीज ऑप्शन में हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। 34 क्या बोला जा रहा है, a purple colored solution is made with alkaline KOH and treated with Ki and potassium forming potassium iodide. The same solution is acidified with H2SO4 and again it is treated with Ki. However, this time instead of potassium iodide, iodine gas is released. The purple color solution. देखो बेटा वैसे भी आप पहचान सकते हो, है ना, K2Cr2 का ऑरेंज कलर है, K2CrO4 का येलो कलर है, KMnO4 का पर्पल कलर है और K2MnO4 का ग्रीन कलर है। अगर आप सॉल्ट एनालिसिस के थ्रू थोड़ा पढ़े होंगे तो कर सकते हैं। और वैसे भी जो KMnO4 है वो KMnO4 जो बेसिक मीडियम में होता है ना, बेसिक मीडियम में अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, अल्कलाइन मीडियम में है ना, अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, तो ये हमारा MnO4 पे डबल माइनस बन जाता है और यहाँ पे +7 होता है तो यहाँ पे +6 का चार्ज बन जाता है। इसके पिछले वाले हमने क्वेश्चन में देखा था, है ना, 32 वाले में, ठीक है। और +OH माइनस +H2O जो भी होता है इस तरीके से ये बेसिक मीडियम में होता है। अच्छा सॉरी, इसमें एक और चीज़ होता है, IO3 माइनस बनता है, ठीक है। I माइनस जो होता है वो IO3 माइनस में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग आयोडेट बोलते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी अच्छा। और इसके लेकिन एसिडिक मीडियम में अगर हम लोग इसको डाल देंगे KMnO4 + H2SO4, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ Ki, तो ये बन जाता है बेटा K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन गैस रिलीज होता है इन प्रेजेंस ऑफ आयोडेट में, तो यहाँ पर आयोडेट बनता है, यहाँ पर आयोडीन बनता है और ये काम सिर्फ KMnO4 करता है, ठीक है। और KMnO4 करता है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, KMnO4, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35
35 क्या बोला जा रहा है, द कलर ऑफ K2Cr27 एंड Fe+2 आयंस आर, द कलर ऑफ K2Cr27, K2Cr2O7 का जो कलर है, ठीक है, वो क्रोमियम पर कितना चार्ज है, +6 है ना। तो जब क्रोमियम पर +6 चार्ज है तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 3D क्या हो जाएगा, 0। जहाँ पे D में 0 इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है। यानी कि अगर हम लोग क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से हमारा क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। अब अगर मान लो इसको ऐसे समझे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपना इधर देते हैं फिर वापस से इधर चले जाते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वापस से ये सभी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से देंगे फिर ये वापस से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से ये आपका कलर शो करता है, क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से इसका ऑरेंज कलर शो करता है, अदरवाइज ये कलरलेस होता अगर इसमें डी ट्रांजिशन होता। तो सिर्फ डी ट्रांजिशन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है कलर के लिए, है ना। तो यहाँ पे D 0 होने की वजह से डी ट्रांजिशन, ये KMnO4 में भी होता है, पर्पल कलर का जो रीजन होता है, ठीक है। अच्छा, Fe+3 की अगर बात करें तो Fe+3 में जो होता है वो आपका 3D6 होता है। तो 3D6 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा, बाकी यहाँ पे, ठीक है। तो 3D6 में आपका T2G और ये Eg। तो अगर कोई ये 3D6 Fe+3 अगर एक्वस है, ठीक है, तो ये हमारा FeH2O6+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। यहाँ पे Fe+2 है, सॉरी, ठीक है, Fe+2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 5 1 6 हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का आपस में एक दूसरे से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, इसी को बोलते हैं डी ट्रांजिशन, और इसी वजह से कलर का रीज़न आता है। तो पहले का रीज़न है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, दूसरे का रीज़न है डी ट्रांजिशन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, K2Cr27 पहले दिया है तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग JEE PT7 पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है कंपाउंड दैट विल गिव पॉजिटिव लैसेनिज टेस्ट फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड हैलोजेंस। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है। लैसेनिज टेस्ट से हम 4 एलिमेंट का डिटेक्शन करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा, किस ऑप्शंस में, किस कंपाउंड्स में नाइट्रोजन और हैलोजन का लैसेनिज टेस्ट मिलेगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट का डिटेक्शन होता है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आपको पता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में कहीं भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑप्शन बी में भी कहीं भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन सी में देखिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है। ऑप्शन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डी भी देख लेते हैं, डी में भी कहीं कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो डी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑप्शन सी में आप देखिए कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का लैसेनिज टेस्ट बोला है। तो देखिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑप्शन सी एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हम एस्टिमेशन लैसेनिज टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा कंपाउंड इस ऑर्गेनिक है। फिर हमने देखा ऑप्शन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और हैलोजन दोनों प्रेजेंट है, और आप पहले से पीओसी में पढ़े होंगे कि लैसेनिज टेस्ट से 4 एलिमेंट का नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हैलोजन का डिटेक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और हैलोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन एज ए हैलोजन प्रेजेंट है। तो ऑप्शन सी में हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और हैलोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37, एक बेंजोइल क्लोराइड है, इसको अमोनिया के साथ हीटिंग किया है जिससे ये प्रोडक्ट मिला, और फिर इस पर हॉफमैन ब्रोमाइड
रिएक्शन करवाया गया है, फिर उससे बी प्रोडक्ट मिलता है और फिर इस पे क्लोरोफॉर्म के साथ बेस के साथ ट्रीट किया गया है, इससे सी मिलता है। क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्ट सी क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसे। NH3 ठीक है ना। यहाँ से आप पढ़े होंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जब भी नेगेटिव चार्ज वापस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो Cl यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं SN-AE मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो आपको यहाँ मिल जाएगा बेंजामाइड CONH2, ये मिला आपका ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नहीं, प्रोडक्ट ए। फिर इसको नेक्स्ट Br2KOH के साथ ट्रीट किया गया। आप पढ़े होंगे अमाइन में, इस रिएजेंट से जुड़े रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो आप ये भी जानते हैं कि जब भी ऐसा कुछ अमाइड दिया हो, ठीक है ना, और उसके साथ Br2KOH का ट्रीटमेंट करना हो तो इस CO को हाइड कर देते हैं, ठीक है ना। इस CO को हाइड कर दीजिए, CO ग्रुप को हाइड करके जो भी आपको रेस्ट पार्ट दिखाई दे रहा है वहीं आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा NH2 एनिलीन, ठीक है, ये मिला आपका एनिलीन, ये हो जाएगा प्रोडक्ट बी, ठीक है। हमने बेंजामाइड पे Br2KOH का ट्रीटमेंट किया, इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये है कि CO को हाइड कर देते हैं, CO ग्रुप को हाइड कीजिए और जो पार्ट दिखाई दे रहा है वहीं आपका प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे लिया गया है क्लोरोफॉर्म विथ बेस। तो आप पढ़े होंगे अमीन चैप्टर में कि एनिलीन के साथ क्लोरोफॉर्म विथ बेस, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है ना, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो इस रिएजेंट के प्रेजेंस में यहाँ पे NH2 अमीन ग्रुप साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से हम कहते हैं कि नहीं, एनिलीन आइसोसाइनाइड का पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट सी। तो देखिए सी यही पूछा है ना, प्रोडक्ट क्वेश्चन में प्रोडक्ट सी पूछा है, तो सी आपका क्या आ गया, बेंजीन आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखिए पहले स्टेप में हमने SN-AE करवाया, SN-AE के थ्रू NH3 एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को बाहर करवा दिया, एक बार एडिशन हुआ और सेकंड स्टेप में एलिमिनेशन हुआ, ठीक है। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं SN-AE। फिर हमने देखा कि ये बना बेंजामाइड, ठीक है ना। जब भी बेंजामाइड को Br2KOH के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो उस रिएक्शन से हमने तुरंत एनिलीन फॉर्म कर लिया, और जब भी एनिलीन को क्लोरोफॉर्म विथ बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो ये आइसोसाइनाइड का पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है, और ये आपका ऑप्शन हो गया सी। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 38, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये भी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन आप पढ़े होंगे अमीन में। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अच्छा, ठीक है ना। ये आपका रहा थैलीमाइड। पहले स्टेप में इसे बेस के साथ अगर ट्रीट करें तो OH माइनस K+, ठीक है ना। ये OH माइनस यहाँ से H+ को एसिडिक H को ट्रैप करेगा, ठीक है ना, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर हो गया। ये पहला स्टेप एसिड बेस स्टेप होता है, आप पढ़े भी होंगे अमीन चैप्टर में। इस रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। तो आपको यहाँ से मिलता है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये आपका बना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट, अब सेकेंड स्टेप में एक बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। अब आप यहाँ देखें Br। अब देखिए ये रहा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये रहा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, और सामने है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब आपको पता हो कि जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो और अल्काइल हैलाइड हो तो वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म सपोर्टेड होता है, SN2 मैकेनिज्म सपोर्ट करेगा वहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ब्रोमीन है, यहाँ दो लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, बट ब्रोमीन लिविंग ग्रुप तो है बट ये फिनाइल के साथ कंजुगेशन में है, तो यहाँ पे PDCH के कारण इसको लीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इस वजह से रिएक्शन, ये जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैकिंग है इस कार्बन पे नहीं होगा, क्योंकि Br यहाँ पे PDCH का फॉर्म कर चुका है, अपनी बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा चुका है, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप उतना इजीली लीव नहीं करेगा। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे बैक अटैक करके
Cl को लिविंग ग्रुप, Cl एज लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा, ठीक है ना। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो आपका आंसर ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ठीक है ना। यही आपका प्रोडक्ट बनेगा जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही देखिए, ऑप्शन ए यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा ए। ये रिएक्शन आप पढ़े होंगे, ए विल बी करेक्ट आंसर। अमीन चैप्टर में इस रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। पहले स्टेप में यहाँ पे बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिक H को H+ को एक्सेप्ट करके एज ए वाटर को बाहर कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद इस स्टेप को बोलते हैं एसिड बेस स्टेप, एसिड बेस मतलब स्टेप एसिड बेस रिएक्शन बोल सकते हैं। फिर यहाँ से बन जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और सामने है अल्काइल हैलाइड। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस Br को लिव नहीं करवा सकता था क्योंकि ये लिविंग ग्रुप PDCH में इन्वॉल्व है, ये अपनी बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा चुका है, ये लिव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस CH2 पे अटैक करके क्लोरीन लिविंग ग्रुप को बाहर कर दिया और ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है ना। तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 39, द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन गिव्स। ये रहा कंपाउंड, इसमें Br2NaOH, ठीक है ना, इसको हिट किया गया। आप इस रिएजेंट को जानते होंगे, जब भी कभी अमाइड हो, ठीक है ना, अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड हो और उसके साथ अगर ये रिएजेंट ले लिया जाता है तो इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसके प्रेजेंस में ये CO ग्रुप को हाइड कर देना है, ठीक है ना। CO को हाइड कर दीजिए और जो रेस्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखें OCH3 एज इट इज सबको लिख दीजिए, फिर CH2NH2, ठीक है, और यहाँ COOCH3, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में इस सबस्ट्रेट के पास इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट भी है। आप देखें ये रहा आपका इलेक्ट्रोफिलिक साइट, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। तुरंत ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इंट्रा अटैक करके इस बॉन्ड को ओपन कर देगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और जब ये नेगेटिव चार्ज वापस जाएगा ना तो ये OCH3 एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है। तो इसी को बोलेंगे इंट्रा SNAE। और आपको पता है इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस इज द वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि ये पता चल जाए कितना मेंबर का रिंग बनेगा या किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। 4th और ये हो गया 5, तो आपको 5 मेंबर का रिंग मिल जाएगा यहाँ। OCH3 CH2NH CO हो जाएगा NH2, ठीक है। यही आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 39 का ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्लियर। तो पहले हमने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करवाया, यहाँ से CO को हाइड करके, आपने पढ़ा होगा मीन चैप्टर में, यहाँ से CO को हाइड करके मैंने ये रिजल्ट लाया, ठीक ना। इस रिजल्ट में हमने देखा कि इसमें इस मॉलिक्यूल में, इस सबस्ट्रेट में इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोफिलिक साइट भी है और लिविंग ग्रुप भी है। तुरंत यहाँ पे रिएक्शन हो जानी थी। तो ये न्यूक्लियोफाइल इंट्रा अटैक करके, ठीक है ना, पहले तो एडिशन किया और फिर से लिविंग ग्रुप को बाहर करके एलिमिनेशन भी करवा दिया। इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं इंट्रा SNAE, ठीक है ना, और इसे ये रिजल्ट मिला। तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40, द जल्डल मेथड ऑफ नाइट्रोजन एस्टिमेशन फेल्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट। जल्डल मेथड्स से हम नाइट्रोजन एलिमेंट का एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है ना। जल्डल मेथड्स हो गया, ड्यूमास मेथड हो गया, बट यहाँ जल्डल की बात की जा रही है। लेकिन सारे नाइट्रोजनस कंटेनिंग ग्रुप का हम एस्टिमेशन जल्डल से नहीं कर सकते। आपने पढ़ा होगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन में कि कुछ नाइट्रोजन, मतलब जो नाइट्रोजन नाइट्रो डाईएजो, ठीक है ना, या कोई ऐसा नाइट्रोजन जो रिंग का मेंबर हो, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में नाइट्रोजन का हम एस्टिमेशन जल्डल से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको, नाइट्रो ग्रुप हो गया, ठीक है ना, नाइट्रो आपका हो जाएगा डाईएजो, या कोई भी नाइट्रोजन जो रिंग का मेंबर हो, ठीक है ना। इस तरह से इन तीन ग्रुप, इन तीन सिचुएशन में, इन तीन मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन जल्डल से नहीं किया जाता है। आपने पढ़ा होगा POC में। तो हम देखेंगे रिएक्शन करके जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा,
उसमें हम चेक करेंगे कि जो प्रोडक्ट बना उसमें इनमें से कोई एक भी रहा, तो उस सिचुएशन में इन नाइट्रोजनों का एस्टिमेशन जल्दल से नहीं किया जा सकता है। तो आपको सामने रिएक्शन दिया हुआ है, आपको पहले प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको देखना है कि किसी ग्रुप में ऐसे नाइट्रोजन तो नहीं आ रहे हैं ना, जैसे नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन तो नहीं आ रहा है ना, डाइजो में नाइट्रोजन तो नहीं आ रहा है ना, या इस सिचुएशन में जब भी नाइट्रोजन आएगा तो जल्दल से हम एस्टिमेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रो डाइएजो या मेंबर ऑफ रिंग कैन नॉट बी एस्टिमेटेड बाई जल्दल मेथड। ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए नहीं, जो क्वेश्चन डेटा दिया हुआ है उसका ए हम देख रहे हैं। SnHCl, आपको पता है मेटालिक रिडक्शन NO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में, तो ये आपका बना एनिलीन। बी है साइनोबेंजीन या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बोल सकते हैं उसे। यहाँ भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये भी साइनाइड को अमीन में रिड्यूस कर देता है, प्राइमरी अमीन में, CH2NH2। सी में देखिए SnCl2 प्लस HCl, फर्स्ट सेकेंड H2O। यहाँ भी मेटालिक रिडक्शन होगा, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा इसमें स्टेफन रिडक्शन, ठीक है ना, एल्डिहाइड कीटोन में स्टेफन रिडक्शन पढ़े होंगे, जो साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, CH2CN। तो यहाँ से CN को आप तुरंत एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये स्टेफन रिडक्शन है जो साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, स्टेफन रिएजेंट। डी में है NH2, एनिलीन है। और जब भी एनिलीन में सोडियम नाइट्रेट के साथ एसिडिक मीडियम लिया जाए तो इसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब आपको ये बताना है कि किस में जल्दल मेथड फेल हो जाएगा, मतलब जल्दल मेथड से आप नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे। तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, जब कभी नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप, डाइएजो ग्रुप, ठीक है ना, या अगर कोई नाइट्रोजन रिंग का मेंबर, मतलब रिंग का मेंबर हो, तो वहाँ भी तो इस तरह के नाइट्रोजन को हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन जल्दल मेथड से नहीं कर पाते। तो यहाँ देखिए, इसका एस्टिमेशन हम कर देंगे, अमीन ग्रुप है, इसका भी एस्टिमेशन किया जा सकता है। इसमें तो नाइट्रोजन ही नहीं है, यहाँ पे फेल कर जाएगा जल्दल मेथड, ठीक है ना। डाइएजो का नाइट्रोजन वैसे भी हम एस्टिमेशन नहीं कर सकते, पहले ही बता चुके हैं। तो ऑप्शन सी और डी, देखिए सी और डी किस में है, ऑप्शन सी है। तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 41। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज रिएक्टेड विथ रिएजेंट, मतलब इन लिस्ट 1 टू फॉर्म प्रोडक्ट इन लिस्ट 2, ठीक है ना। मैच द कलम को मैच करना है, करेक्ट मैचिंग करना है इसमें। देखिए स्टार्टिंग मटेरियल लिया हुआ है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो हम क्या करते हैं कि इस रिएक्टेंट का ट्रीटमेंट इन सारे रिएजेंट के साथ करते हैं, पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपने पढ़ा होगा, जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को NH2 एनिलीन के साथ ट्रीट करेंगे ना, तो यहाँ से बन जाता है, ये यहाँ कपलिंग रिएक्शन शो करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कपलिंग वाला प्रोडक्ट कौन सा है, 3। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका 3। बी देखते हैं, जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे HbF4 है, यहाँ फ्लोरीन 4 है, के साथ हीट करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा बॉल्ज-सीमन रिएक्शन। बॉल्ज-सीमन रिएक्शन से हम फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन करते थे, ठीक है ना। तो अगर इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को HbF4 के साथ हम ट्रीट करेंगे ना, हीट करेंगे ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको फ्लोरोबेंजीन। तो बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट। पढ़े होंगे आप लोग, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuHCl के साथ ट्रीट करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है ना। तो सी से हो जाएगा 4 क्लोरोबेंजीन, सी का हो जाएगा 4 क्लोरोबेंजीन। डी में देखते हैं, डी में क्या हो जाएगा, यहाँ से CN- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके वहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट को, डाइजोनियम डाइजो ग्रुप को रिप्लेस करके साइनोबेंजीन बना देगा। तो डी से मिल जाएगा आपको सेकेंड वाला प्रोडक्ट, तो डी हो जाएगा 2। देखिए किस ऑप्शन में है, ए का 3, बी का 1,
C का 4, D का 2, D 41 का ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 42। ये क्वेश्चन बाय मॉलिक्यूल से लिया गया। द फार्मूलाज ऑफ ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस फ्रुक्टोज। देखिए सॉल्व करते हैं इसे। पहले तो आप फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना लीजिए। CH2OH C डबल बॉन्ड O, ये रहा फ्रुक्टोज। जब इसका ट्रीटमेंट HCN के साथ किया जाएगा, देखिए HCN, तो आप पढ़े होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड में, या बायोमोलिकुल्स में भी पढ़ाया गया होगा H प्लस CN माइनस। ये CN माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करके इस बॉन्ड को ओपन कर देगा। ठीक है, फिर आपको मिलेगा यहाँ से, और ये H प्लस इस निगेटिव चार्ज पे आकर चिपक जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा इस कार्बन पे साइनाइड जुड़ जाएगा और एक अल्कोहल बन जाएगा जिसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ से साइनोहाइड्रिन CH2OH CCNOH CHOH का होल थ्राइस, और यहाँ हो जाएगा CH2OH। ठीक है, जैसे आप इसका हाइड्रोलिसिस करें ना, तो ये CN साइनाइड हाइड्रोलिसिस होके कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, तो CH2OH। ठीक है, C, ठीक है, ये हो गया आपका A। तो आपसे यही पूछा था कि जब फ्रुक्टोज को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे, फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करके जो ये प्रोडक्ट बनेगा उसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा। तो काउंट करें, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, तो देखिए 3, 4, 5, 6, 7, तो C7। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 4, 4 और ये हो गया 6, 10, 10 और 3, 13 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, ऑक्सीजन कितने मिल रहे हैं, तो 3, 4, 5, 6 और 2, 8, O8। तो A का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा आपका C7H14O8। अब B का हम देखते हैं। ठीक है ना, B, तो फिर से फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, जब इसको आप सोडियम बोरोहाइड्राइड से ट्रीट करेंगे ना, NaBH4, तो दरअसल ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना, ये कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, सेकेंडरी अल्कोहल में CH2OH CHOH 3 और ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो पहला रिएजेंट था फर्स्ट। नेक्स्ट, जब इसे HI रेड फास्फोरस के साथ हम ट्रीट करें, तो ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कंप्लीट अल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। नॉर्मल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 यहाँ बन जाता है, आपने पढ़ा होगा बायोमोलिकुल्स में। इसे मिल जाएगा आपको नॉर्मल हेक्सेन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, ये मिला आपको B। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14। तो A में मिला था C7H14O8 और B में मिलेगा C6H14। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 42 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 43। फाइंड आउट ए रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड गिव्स पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। आपको पता है कि ओनली प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन गिव्स पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट या पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। पहले हम प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर देख लेंगे डिग्री वगैरह, डिग्री से फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा अमीन्स पॉजिटिव टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा। ठीक है ना, पहले तो हमें प्रोडक्ट बनाना होगा। बताइए ए का प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बेंजामाइड को रिड्यूसिंग एजेंट, ला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है, तो ये ला क्या करेगा, इस अमाइड को प्राइमरी अमीन में रिड्यूस कर देगा। तो ए से प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा प्राइमरी अमीन CH2NH2, ये रहा ए। बी का प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अच्छा बी
यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड इस अमाइड पे कोई भी एक्शन नहीं शो कर पाएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हाइलाइड को ही रिड्यूस कर पाता है, इसका इन पे कोई एक्शन नहीं होता है। खैर, ऑप्शन सी में ये फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और ये रहा आपका अमाइड, ठीक है ना। तो ये इसको रिड्यूस करके NHCH2 और ये हो गया CH3, ये रहा आपका सेकेंडरी अमीन, ये रहा प्राइमरी अमीन, ठीक है। डी में देखते हैं, डी में भी कोई एक्शन नहीं होगा। तो आप देखिए, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ओनली प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन ही आइसोसाइनाइड का पॉजिटिव टेस्ट दे सकते हैं। तो आप देखिए इसमें प्राइमरी अमाइन कौन है, ऑप्शन ए। तो 43 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 44 में कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। लिखते हैं रिएक्शन NH2CN। ये आप पढ़े होंगे, डाइवल H है ये ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस कर पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने लिया एल्यूमिनियम डाइवल H, ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड H2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये साइनाइड को रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड में, NH2CHO, ठीक है ना। ये रहा आपका ए। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लिया गया है, बेसिक मीडियम के साथ हिट भी किया गया है। तो ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पे एल्डिहाइड हुआ, ठीक है ना, जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड है यहाँ पे प्रेजेंट। तो जब भी डिफरेंट एल्डिहाइड प्रेजेंट हो, ठीक है ना, किसी के पास अगर उन दोनों मिक्सचर्स में किसी भी एक कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ, तो वहाँ पे क्रॉस एल्डोल का सिचुएशन बनेगा फिर से, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, इस रिएजेंट को हम क्या करते हैं, यहाँ इसके पास एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप क्या कीजिए कि इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन को, ये ट्रिक है, ठीक है ना, इस प्रकार से रखिए और यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O। देखिए इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हो गया अल्फा, तो अल्फा से 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना, और इस एल्डिहाइड से एक ऑक्सीजन लेकर H2O को बाहर कर दीजिए। H2O बाहर हुआ, एक्चुअली रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल, ठीक है ना, और फिर इसको एसोसिएट कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा NH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन CH डबल बॉन्ड CH CHO, ऑप्शन बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 44 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। पहले हमने क्या किया कि डाइबल H से साइनाइड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड बनाया, फिर यहाँ पे सामने में से एल्डिहाइड दिया हुआ था जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट था। तो जब कभी कार्बोनिल कंपाउंड के मिक्सचर में किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे के पास ना हो, ठीक है ना, हीटिंग एक्चुअली इस ट्रिक को ये ट्रिक अप्लीकेबल तब होगा जब अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और साथ में हीटिंग भी दिया हुआ हो, ठीक है ना। अदरवाइज ये ट्रिक अगर कहीं भी आप नहीं लगा सकते। कहने का मतलब है कि किसी एक कार्बोनिल कंपाउंड के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन और हीटिंग जरूर मेंशन होना चाहिए, तभी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 44 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। द फाइनल प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन इज, सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराया गया है, FeBr, यहाँ से Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। NO2 एक्चुअली स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप है, और जब भी किसी एरोमेटिक रिंग पे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे आता है, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे कि डीएक्टिवेटर ग्रुप, जितने भी रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप है वो सब मेटा डायरेक्टर होते हैं। तो यहाँ से जो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो इसके किसी भी एक मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा NO2, ठीक है ना। नेक्स्ट है SnHCl, मेटालिक रिडक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो NO2 को रिड्यूस कर देगा NH2 में, और ये Br एज इट इज़, फिर सोडियम नाइट्रेट और HCl, H प्लस या HCl, ठीक है। इस रिएजेंट के प्रेजेंस में NH2 कन्वर्ट हो जाएगा डाईएजो ग्रुप में, पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ से मिल जाएगा डाईएजो
बेंजीन डाइजो ग्रुप, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा Br। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अच्छा वाटर के वार्म वाटर ट्रीट किया गया इसके साथ, तो आप पढ़े होंगे जब भी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को इस वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो यहाँ पे फिनॉल जैसा कंपाउंड बन जाता है OH, और ये हो जाएगा यहाँ Br, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट ये रहा आपका R। देखिए ऑप्शन बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, OH और Br, ठीक है। तो 45 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। ए शॉर्ट पेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ ग्लाइसिन अमीनो एसिड एक्चुअली, 2 moles of leucine and 2 moles of valine per mole of peptide. The number of peptide linkage in it are. देखिए बायोमोलिकुल्स का क्वेश्चन अमीनो एसिड से लिया गया है, तो आप बायोमोलिकुल्स में पढ़े होंगे कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, क्वेश्चन में जितने भी अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं उनमें से सबको सम करके 1 माइनस कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज पता चल जाएगा। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं, कितने मोल्स हैं, 3 मोल ग्लाइसिन है, 2 मोल ल्यूसिन है, और हाँ 3 मोल ग्लाइसिन है, 2 मोल ल्यूसिन है एंड 2 मोल वैलिन है, ठीक है ना। तो टोटल अमीनो एसिड्स कितने हो गए, टोटल मोल 3 और 2 5, और 5 2 कितने हो गए 7। तो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उसमें से उसमें सारे को सम कर लीजिए, सारे अमीनो एसिड्स को, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि कितने पेप्टाइड लिंक है। तो यहाँ पे 7 अमीनो एसिड है, 7 में से 1 माइनस कीजिए तो 6 आएगा। तो 6 टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितने हो जाएंगे 6। तो 46 का सी ऑप्शन विल बी 6 ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखिए जब भी पेप्टाइड लिंकेज का क्वेश्चन आए ना तो सारे अमीनो एसिड को काउंट कर लीजिए कितने मोल्स हैं, और उनमें से 1 को माइनस कर दीजिए, सबको ऐड करके 1 माइनस कर दीजिएगा तो ये पता चल जाएगा कितने पेप्टाइड लिंकेज है। अगर मान लीजिए n अमीनो एसिड्स हैं, वो आपस में एसोसिएट होकर पेप्टाइड लिंक बनाए हुए हैं, n मोलिकुल्स या n मोल्स ऑफ अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन किए हैं, ठीक है ना। तो n-1 से जैसे उसमें से n में से 1 माइनस कर दीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा उसमें कितने पेप्टाइड लिंक हैं। तो n-1 इक्वल टू पेप्टाइड नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंक, ठीक है ना, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट 47, the total number of sp2 hybridized carbon atoms in the major product P, a heterocyclic compound of the following reaction is, ठीक है ना। टेट्रासाइनो ग्रुप लिया गया है, सॉल्व करते हैं इसे, ये सबको रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना, प्राइमरी अमीन में। तो यहाँ CH2NH2 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 और ये हो जाएगा CH2NH2, ठीक है। अब इसको एसिटोफिनॉन के साथ एक्सेस में ट्रीट करना है। तो एसिटोफिनॉन का फार्मूला CH3COPH। अब आप एल्डिहाइड कीटोन में पढ़े होइएगा कि जब भी अमीन के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन होता है, तो हालांकि रिएक्शन तो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट आप एक ट्रिक जानते होंगे कि यहाँ से NH2 से 2 हाइड्रोजन और इस, ठीक है ना, इस कार्बोनिल कंपाउंड से एक ऑक्सीजन लेकर वाटर को बाहर कर दिया जाता है। तो आप बताइए कितने मोल, यहाँ पे एक्चुअली एक्सेस है, एक्सेस में एसिटोफिनॉन लिया गया है, कितने मोल वाटर निकलेंगे, 1 मोल यहाँ से, दूसरा यहाँ से 3, और ये हो जाएगा 4 मोल वाटर यहाँ से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं किसी एक फिनाइल को ओपन स्ट्रक्चर बना देता हूँ, एक्सपेंड स्ट्रक्चर फार्मूला, और वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन हम देख लेंगे, और अगर एक का पता चल जाए तो हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से C, यहाँ से भी एक्चुअली वाटर निकला होगा, तो CH2N, ठीक है ना, डबल बॉन्ड C CH3 और ये हो गया PH। फिर यहाँ से भी CH2N डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ हो जाएगा PH थर्ड, CH2N डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ हो जाएगा PH, ठीक है। फिर यहाँ भी CH2N डबल बॉन्ड CH3। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि कितने sp2
कार्बन है, ठीक है ना। तो देखिए, एक sp2 कार्बन, 2 sp2, 3 sp2, 4, 5, 6, 7। किसी भी एक पार्टिकुलर NH2 के साथ एसीटोफिनोन का ट्रीटमेंट कराया गया तो यहाँ पे 7 sp2 कार्बन मिले हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं लिखा है, कार्बन बोला है, तो एक रिंग के तरफ से 7 sp2 आ रहा है। तो टोटल रिंग कितने हैं? 4। तो 7 × 4 कितना हो जाएगा? 28। तो 47 का करेक्ट ऑप्शन अब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 48 नहीं, सॉरी 28 28 हो जाएगा। एक रिंग के साइड से 7 sp2 आ रहे हैं, तो 4 से कितने आ जाएंगे? 7 × 4 28, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, 48 क्या बोले जा रहा है? द डाइबोरिन मैक्सिमम नंबर ऑफ BH बॉन्ड्स इन सेम प्लेन। ठीक है, तो डाइबोरिन होता है बेटा B2H6। तो B2H6 में अगर हम लोग बात करेंगे तो बोरॉन, ठीक है, बोरॉन हाइड्रोजन, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बनाना बॉन्ड बनता है। ठीक है, और एक मतलब 4 तो हमारे टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं जो प्योर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम लोग 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपका ये हमारा डॉटेड बॉन्ड बना देगा। ठीक है, इसको हम लोग HB बोलते हैं, ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ये हमारा बनाना बॉन्ड होगा इस तरीके से। ठीक है, इसको हम लोग टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं और ये चारों एक ही प्लेन में होते हैं। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम बॉन्ड्स कितने होंगे। अगर मान लीजिए लेट सपोज इस तरीके से हम एक प्लेन बनाते हैं और यहाँ पे 2 बोरॉन रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से 4 हाइड्रोजन एक ही प्लेन में आते हैं और बाकी जो है 2 हाइड्रोजन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर वाले में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको देखें, इन चारों हाइड्रोजन को देखें तो ये एक ही प्लेन में होंगे। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन एक ही प्लेन में हमारे आंसर हो जाएंगे 4। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, इन P4O10 द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो P4O10 यानी कि अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो P4O10 का स्ट्रक्चर में बेटा हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, बीच में हमारा फॉस्फोरस जो है अपनी वैलेंसी से अगर ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो फॉस्फोरस अगर वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है तो या तो हम उसको हाइपर वैलेंट बोल सकते हैं, या फिर अगर वो 3rd पीरियड का है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ईच फॉस्फोरस आर फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स यहाँ तक। ठीक है, अब बचा हमारे पास 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन या तो आप डबल बॉन्ड दे दो या तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दो। ठीक है, या तो आप डबल बॉन्ड दे दो या तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दो। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना? 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 4। अच्छा, ये अगर 3rd पीरियड में है तो हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड मानते हैं, लेकिन वो 2nd पीरियड के लिए होता है, वो फॉर्मल चार्ज लगा करके हम लोग इस तरीके से करते हैं। 3rd पीरियड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सीधे डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू बोरॉन इन बोरेक्स आर। ठीक है, ये पहले एक बार IIT में पूछ चुका है, लेकिन उसमें पर बोरॉन एटम पूछा गया था। इसमें बोला जा रहा है कि बोरेक्स क्या होता है भाई? बोरेक्स यानी कि Na2B4O7 डॉट 10H2O। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक बोरेक्स एनायन होता है। बोरेक्स का एक और फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, Na2B4O5OH4, ठीक है, डॉट 8H2O। ठीक है, तो अगर हम लोग बोरेक्स एनायन की बात करें तो बोरेक्स एनायन में हम लोगों क्या हो जाएगा? 4 बोरॉन एटम है। ठीक है, 4 बोरॉन एटम है। इस तरीके से हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच कर देंगे और बाकी 5 ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ा है, तो इसमें हम लोग माइनस है। ये हमारा 1 2 3 4 है ना, 5 6 मेंबर हमारा साइक्लिक रिंग 2 हमारा बन रहा है, एक ये। ठीक है, तो 6 मेंबर हमसे एक सवाल में ये पूछा था कि कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। ऑब्वियसली है ना, हमको जब तक ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, ठीक है, तो हम लोग बोरेक्स एनायन यहाँ से अगर 2 Na+ निकाल दीजिएगा तो यहाँ पर 2- चार्ज आएगा, तो हमको ये OH का नंबर नहीं पता चलेगा, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, चलिए दैट कंप्लीट्स अवर डिस्कशन। ठीक है, उम्मीद है कि इस बार आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो है वो स्कोरिंग होता है और ये थोड़ा आसान भी था, तो आपको थोड़ा या बहुत आसान है। ठीक है, आप उम्मीद है कि आपका सबका अच्छा नंबर आया होगा। ठीक है, थैंक यू।